कार्यक्रम कौशल पर पिछले वीडियो में एक सामान्य सी भूमिका आपके सामने रखी थी। कैसे कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और कैसे वह सफलता के सोपानों को प्राप्त करता है, उसको बहुत संक्षिप्त में व्यवस्थित रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम को करने वाला जो प्रमुख सूत्रधार होता है, उस सूत्रधार के मन में चिंतन होना चाहिए। पहली चीज, मन में चिंतन होना चाहिए। और जब मन में चिंतन होता है तो कब करना, कैसे करना, क्या संसाधनों की आवश्यकता होगी, ये सारा चिंतन अपने मन मस्तिष्क में करना। मन में जो चिंतन हो उसको कागज पर उकेरना और कागज पर उकेरे हुए उस चिंतन को अपने अति विश्वसनीय 1 या 2 लोगों के साथ में शेयर करना, 1-2 लोगों के साथ में बातचीत करना, ताकि उसके गुण दोषों का कई बार विवेचन हो जाता है, कई बार कुछ छूटे हुए बिंदुओं पर भी चर्चा हो जाती है। 1-2 लोगों से चर्चा करने के बाद में फिर दायित्व का विभाजन करना। आपके पास उस कार्य के लिए लगने वाला मानव संसाधन कौन कौन है, उस मानव संसाधन की आपके पास सूची होना चाहिए। उसके साथ में ये बात भी होना चाहिए कि किस काम के लिए कौन व्यक्ति अनुभवी है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने एक विद्यालय का वार्षिक उत्सव आयोजन करने का विचार किया है, उस वार्षिक उत्सव को देखने के लिए अभिभावक लोग आने वाले हैं, माता पिता बच्चों के आने वाले हैं, समाज के मूर्धन्य व्यक्ति आने वाले हैं और समाज के सामान्य व्यक्ति भी आने वाले हैं, नगर के अन्य लोग भी उसमें आ सकते हैं। भीड़ की संभावित संख्या कितनी होगी, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने स्वागती के तौर पर सबको अंदर बुलाने के लिए, प्रांगण के अंदर बुलाने के लिए स्वागती के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया है जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वह भीड़ देखता है, चिल्ला पड़ता है, लोगों को तितर बितर करने के लिए कुछ अनाप शनाप शब्द बोल देता है, वहीं पर विवाद खड़ा हो जाता है। तो गंभीरता उस कार्यक्रम की कितनी है, परिचय क्षेत्र लोगों के साथ में कितना है, इस बात को ध्यान में रख के स्वागती के तौर पर ऐसा व्यक्ति खड़ा कर सकते हैं आप जो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो और जिसका दर्शकों की बहुत सी संख्या के साथ में संपर्क स्थापित हो। वह दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से जानता हो और दर्शक भी उसे जानते हैं, उसका लोहा मानते हैं, उसका सम्मान करते हों, उसकी एक बात को मानने तैयार हो। अगर वो कह दे कि पंक्ति से आइए तो सब पंक्ति से आए, भीड़ मत लगाइए तो भीड़ ना लगाएं, बहुत सारी बात है। तो ऐसा करके हमें अपने काम के लिए टीम का विभाजन करना, लोगों का विभाजन करना, उनके सामने विचार फेंकना, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा किया जा सकता है। आपकी बात कौन काटेगा? हो सकता है, किया जा सकता है, तो फिर कैसे करेंगे, कौन क्या करेगा, ऐसा कार्यों का विभाजन कर देना। कार्यों का विभाजन होने के बाद में फिर जिसको जो कार्य दिया गया है उसके स्वरूप की स्पष्ट अवधारणा स्पष्ट करना और उस अवधारणा के लिए लगने वाला धन और लगने वाले साधन की सूची उनसे बनवाना। जिसको जो दायित्व दिया है उस दायित्व के अनुसार सूची बनवाना। कभी भी किसी भी कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हुए लोगों को दोहरे दायित्व देने से बचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने एक व्यक्ति को अतिथि को लाने का काम भी सौंप दिया है और यहाँ मंच पर अतिथि सत्कार का काम भी सौंप दिया है। पता चला कि एक अतिथि समय से आ गया, दूसरा अतिथि विलंब से आ रहा है, उसको यहाँ समय से आए हुए अतिथि के साथ में दीप प्रज्वलन करवाना है और वह स्टेशन पर खड़ा हुआ दूसरे अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा है। तो एक व्यक्ति को 2 दायित्व, 3 दायित्व, ऐसे दायित्व देने से बचना चाहिए। उन दायित्वों के बीच में क्लेश पैदा ना हो। दायित्व देने के बाद सामग्री संग्रह, सामग्री की सूची बनाना। सामग्री की जब सूची बन जाए तो फिर एक बार बैठना, सामग्री की सूचियों का एकत्रीकरण करना और वो वस्तुएं जो सामग्री लगने वाली है वह कहाँ कहाँ से प्राप्त की जाएगी।
प्राप्त करने वाली सामग्री 3 तरीके से प्राप्त की जा सकती है, ऐसा हमारे गुरुओं ने बताया है। 3 तरीके कौन से हो सकते हैं? पहला तरीका हो सकता है कि आपको किसी सामग्री को सौजन्य से प्राप्त करना है, समाज से प्राप्त करना है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि सामग्री का आपको किराए से लेना है, जो आपको टेंट हाउस का सामान है इत्यादि, तो ऐसी सामग्री आपको किराए से लेना है। तीसरा वो हो सकता है कि किसी सामग्री को क्रय करना पड़े, बिना खरीदे काम ना चले। तो खरीदने वाली सामग्री, सौजन्य से प्राप्त करने वाली सामग्री, किराए से लेने वाली सामग्री, ऐसी सामग्रीवार सूचियों का निर्धारण करना, उपयोगवार सूचियों का निर्धारण करना, और एक ऐसा समूह तैयार करना 2-3 लोगों का जो कि वास्तव में वस्तु आपूर्ति का काम करे, इन सामग्री को पर्याप्त समय पूर्व क्रय कर ले। हमारे अधिकारी अधिकांश कहा करते थे कि कई बार छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, जैसे मैदान में झाड़ू लगाना और फर्श बिछाना या मैट बिछाना। तो मैट बिछाने वाला टेंट हाउस वाला आया तो वह पहले मैट बिछा गया, उसके बाद नगर पालिका वाला टैंकर लेकर आ गया तो मैट के ऊपर से पानी छिड़क गया। बात सही है, दोनों को एक ही काम दिया था। एक को कहा था तुम्हें मैट ला के बिछाना है, दूसरे से कहा था इस मैदान की धूल ना उड़े इसके लिए इस पर पानी का छिड़काव करना है। होना यह चाहिए था कि पहले छिड़काव होता, फिर थोड़ी सी झाड़ू लगती, फिर थोड़ा मैदान सूखता, उसके बाद फिर मैट बिछती। लेकिन मैट वाला पहले आ गया और नगर पालिका का टैंकर बाद में आया और इससे ये गड़बड़ी पैदा हो गई। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, कब कौन सा काम किसको करना वो भी गड़बड़ होता है। फिर उस कार्यक्रम की एक रिहर्सल करना, 1 या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ऐसी रिहर्सल करना जो ड्रेस रिहर्सल नहीं होगी, रफ रिहर्सल होगी, जिसमें जो भी त्रुटियां रह गई उसके बाद एक फाइनल रिहर्सल करना। फाइनल रिहर्सल मतलब उसमें फिर त्रुटियां नहीं होना चाहिए, उसे मूल कार्यक्रम की तरह करना, और फाइनल रिहर्सल के बाद फिर एक और अंतिम समीक्षा कर लेना और फिर कार्यक्रम को आयोजित करना। जब वो कार्यक्रम हो जाए, नृत्य का कार्यक्रम है, भाषण का कार्यक्रम है, नाटकों का कार्यक्रम है, विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, अब वो कार्यक्रम को तैयार कराने वाले, ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। नाटकों को कौन तैयार करवा रहा है, किस कमरे में कौन तैयार करवाएगा, गणवेश की वेशभूषा की तैयारी कौन करेगा, डायलॉग कौन लिखेगा, अफरा तफरी का माहौल रहता है। बच्चों को भी ऐसे समय में घूमने फिरने की पर्याप्त स्वतंत्रता मिल जाती है और ऐसे में काम कम, घूमना फिरना ज़्यादा होता है। कुछ लोग व्यस्त होते हैं और कुछ लोग व्यस्त दिखते हैं। कार्यक्रम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे मालवा में कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का मतलब है उनको करना कुछ नहीं, केवल दूर दूर से चिल्लाना, अरे ऐसा करो वैसा करो, अरे वो पर्दा वाला नहीं आया, अरे वो टेंट वाला नहीं आया, अरे ये कुर्सियां नहीं आई। कुल मिला के वातावरण को गर्म बनाना, वातावरण को असंतोषजनक बनाना, काम करने वाले के कूल माइंड को अस्थिर करना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उस कार्यक्रम में विघ्न संतोषी जीव होते हैं, कैसे वो कार्यक्रम को बारीकी के साथ में फेल किया जा सके। ऐसे लोगों को योजना पूर्वक उपयोग तो करना, लेकिन कहाँ उपयोग करना ये वहाँ के संचालक और प्राचार्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उन पर दृष्टि रखना ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। कार्यक्रम आयोजित हो जाता है, कार्यक्रम आयोजित होने के बाद में वह स्वल्पाहार भोजन इत्यादि की जो व्यवस्था है वो हो जाती है। उसी दिन वस्तुओं के निपटान की व्यवस्था करना। कैसे निपटान की व्यवस्था करना? सबसे पहले वह सामग्री जो आपकी नष्ट हो सकती है, सड़ सकती है, उस सामग्री को ठिकाने लगाना, सेवा बस्तियों में बांट देना, लोगों के बीच में दे देना, या फिर उसको कैसे करके अलग कर देना। ऐसी सामग्री जो वापस हो सकती है और उससे राशि मिल सकती है तो वह बाजार में वापस कर देना। कई बार ऐसा होता है कि किराने वाले के साथ हम ऐसी डीलिंग कर लेते हैं, जितना उपयोग होगा हम करेंगे, बाकी वापस कर देंगे, वो सामग्री वापस करना। तीसरी बात, टेंट हाउस का सामान, चूंकि उसमें किराया लग रहा है, किराए से जो सामान लिया उसको वापस कर देना। चौथी बात है, समाज से जो सामान लिया उसको वापस करना। लेकिन सारी सामग्री टूट फूट वाली ना हो, व्यवस्थित हो और कुछ बर्तन इत्यादि उनको साफ सूफ करके दिए जाए। सारी सामग्रियां वापस होने के बाद
सबका चुकारा करना, आर्थिक मामले में इतनी पारदर्शिता रहना कि आने वाले कार्यक्रम में कोई अपन से ये ना कह दे कि भैया आपको सामान नहीं देते क्योंकि आपका पैसा रुक जाता है। तो राशि का निपटान करना और राशि का निपटान करने के बाद श्रम परिहार करना। श्रम परिहार का अर्थ है अपनी उस टीम के साथ जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है बैठना और बैठ करके कार्यक्रम की समीक्षा करना, समीक्षा को लिखना, ताकि आगे आने वाले कार्यक्रम में और अधिक उत्कृष्टता हो सके। ये विद्यालय स्तरीय एक छोटे से कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा सिद्धांत के रूप में कही गई है। वास्तव में यह व्यवहार के रूप में जब आएगी तो इसके लिए एक कार्यशाला की आवश्यकता पड़ेगी। कार्यक्रमों को आयोजित करने की विद्यालय स्तरीय, विभाग स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, अलग अलग विषयों की कार्यशाला, प्रश्न पत्र निर्माण की एक कार्यशाला होती है, संपर्क से संबंधित विषयों की एक कार्यशाला होती है, होमवर्क के लिए भी मैंने कहा था कि एक कार्यशाला होना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी कार्यक्रम को छोटा हो बड़ा हो, स्तर उसका कुछ भी हो, उसके आयोजन करने की एक ऊर्जावान, ज्ञानवान, वरिष्ठ, अनुभवी अधिकारियों के आलोक में कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। छद्म कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए जिससे कार्यक्रम के सफल करने की एक पूरी योजना, एक पूरा प्रबंधन सीखा जा सके। और अगर ये सीख लिया, समाज के बीच में सीख लिया, कार्यशालाओं में सीख लिया, करके सीख लिया, तो फिर MBA करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है ना? नमस्कार।